कोशिश करेंगे जानने के लिए कि क्या इसमें पार्टिसिपेट लेना अच्छा है, क्या सच में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कि हमारे पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा मजबूत बना सकता है। तो मार्लिन बेसिकली इसका जो ऑनर है और जिलिका का ऑनर है, जिलिका भी एक टोकन है, तो जिलिका का जो ऑनर है और मार्लिन का ऑनर है वो सेम है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ब्लॉकचेन और ब्लॉक से रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉकचेन स्लो हो जाती है, उसका रीज़न क्या होता है कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। मतलब एक इंडिया में है, दूसरा जापान में है। जब जो नोड्स चलते हैं, मतलब समझ लो कि माइनर जो अलग अलग जगह से ब्लॉक को माइन करते हैं, तो जो सर्वर होते हैं नोड्स के वो सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर होते हैं। इस सर्वर के ऊपर होने की वजह से तो कहीं ना कहीं इसको लिटेंसी का सामना करना पड़ता है, बिकॉज स्पीड जो इंटरनेट की होती है अलग अलग जगह होती है। ठीक है, कोई 50 MBPS की स्पीड यूज करता है, कोई 10 MBPS की, कोई 200 MBPS की, अलग अलग स्पीड होती है। तो कहीं ना कहीं वो स्पीड मैच ना खाने की वजह से लिटेंसी ऊपर नीचे होती है। दोस्तों मैं ये बता दूं कि लिटेंसी क्या होती है, एक एग्जांपल बता के बोल रहा हूं मैं आपको। जैसे ही मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप सुन रहे हो, जैसे मेरे होंठ हिल रहे हैं वैसे आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे होंठ और आवाज दोनों का मैच खा रहा है। उस चीज को लिटेंसी बोलते हैं। अगर लिटेंसी ऊपर नीचे हो गई तो मेरी या तो आवाज पहले चले जाएगी या मेरे होठ पहले करने लग जाएंगे। तो मतलब ये जो चीजें हैं ना, अगर मैं प्लग ऐसे झपका रहा हूं तो आपको पता चल रहा है प्लग, मतलब मैं अगर झपका रहा हूं तो इस चीजों को लिटेंसी कहते हैं। और लिटेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन में भी ऐसी ही लिटेंसी, इसी टाइप की लिटेंसी भी यूज होती है, पर उसको एल्गोरिदम नेम कुछ और दे सकते हैं। बट ओवरऑल मार्लिन जो पॉन्ड है जो लिटेंसी के ऊपर ही काम करता है। और लिटेंसी बेसिकली वो क्या गड़बड़ पैदा करती है मैं बताता हूं। जब भी लिटेंसी का जो बैलेंस है वो खराब होता है तो ब्लॉकचेन के कुछ ब्लॉक, मतलब एक आधा ब्लॉक जो है वो छूट जाता है, या तो कैंसिल हो जाती है ट्रांजैक्शन, और या बहुत ही ज़्यादा स्लो पड़ जाती है। और ये जो स्लो पड़ने की वजह से जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होती है, और स्लो ट्रांजैक्शन होने की वजह से सारा इकोसिस्टम वीक पड़ जाता है। तो मार्लिन जो प्रोजेक्ट है ये कुछ ऐसे SDK और इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन की जो स्पीड है वो बिल्कुल कम नहीं होती, और कहीं ना कहीं जो ब्लॉकचेन को फास्ट होती है। ब्लॉकचेन को ही नहीं, ये जैसे कुछ और, जैसे अनमार्शल है, और अनमार्शल के जैसे कुछ और प्रोजेक्ट है, उनको भी जब भी ब्लॉकचेन से कोई चीज़ इंफॉर्मेशन क्वायरी वगैरह निकालनी होती है तो भी इनके सॉफ्टवेयर का वो सहारा लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पॉन्ड का यूज केस है वो किसी और का सेम टू सेम नहीं है। मतलब इसका कंपटीटर, डायरेक्ट कंपटीटर तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली हो सकेगा, तो मुझे पता नहीं, बट डायरेक्ट नहीं है। तो लिटेंसी को बैलेंस में लाने के लिए ये काम करता है। लिटेंसी को बैलेंस में लाने के लिए क्यों काम करता है? क्योंकि ये जो ब्लॉक्स की जो स्पीड है थोड़ी सी बढ़ जाए, और जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं माइनर्स को और जो यूजर्स को प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर और किसी भी डाटा प्रोवाइडर के अंदर। डाटा प्रोवाइडर मतलब मैंने बताया अनमार्शल हो गया, और इन लोगों को भी डाटा प्रोवाइड करने में दिक्कत आने लग जाती है, तो भी ये पॉन्ड की हेल्प लेते हैं। मार्लिन का यूज केस है बेसिकली ब्लॉक्स के अंदर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ब्लॉक्स के अंदर जो स्लो होने की वजह से, मतलब स्लो कब होता है? जब सेंट्रलाइज डाटा में कोई प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी, और MBPS की जो स्पीड होती है अलग अलग नोड्स के अंदर, वहां पे गड़बड़ी होने की वजह से, ऊपर नीचे होने की वजह से लिटेंसी जब खराब होती है, लिटेंसी को बैलेंस में लेके आता है, ब्लॉक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कुछ स्पैम वगैरह इसके अंदर होते हैं तो उसको फिक्स करता है, बग्स वगैरह को। उसके लिए जो सबसे पहले जो वो चीजें प्रोवाइड करता है उसका जो कीमत होती है वो पौंड में अदा की जाती है। तो सबसे पहले गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस के अंदर जिसके पास भी पौंड है तो वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट ले सकता है। दूसरा प्रोटोकॉल जो होता है
उसके जो इंसेंटिव होते हैं, प्रोटोकॉल के जो इंसेंटिव होते हैं, मतलब आप ये समझ लो कि इंसेंटिव का मतलब स्टेकिंग हो गया। तो जो भी बंदा स्टेक करता है उसको स्टेकिंग रिवार्ड भी मिलता है, और वैलिडेटर की अलग से स्टेकिंग होती है। जो वैलिडेटर जो स्टेक करता है आपके टोकन, जो हम स्टेकर्स के टोकन अगर वैलिडेट करता है तो वो वैलिडेटर्स को भी रिवार्ड मिलता है, वो भी सेम पॉन्ड के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों मार्लिन एक एसडीके प्रोवाइड करता है, किसको करता है? मैंने बताया अनमार्शल को, फाइल कॉइन या कुछ भी ऐसे इकोसिस्टम जो ब्लॉकचेन्स के ऊपर डिपेंड है या ब्लॉकचेन में से डाटा निकालने के लिए काम करते हैं। तो उन लोगों को ये एक एसडीके प्रोवाइड करता है जिसको सिस्टम डेवलपमेंट किट बोलते हैं। वो किट डेवलपर यूज करते हैं, गेम्स वगैरह के जो डेवलपर होते हैं, और स्ट्रीमिंग जो ऐप होती है, जैसे स्ट्रीमिंग ऐप, अगर मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूं, जैसे मैं लाइव वीडियो बना रहा हूं, तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने वही बात जो मैंने एग्जांपल शुरू में बताया था, अगर मैं लाइव वीडियो कुछ बना रहा हूं और मैं बोल तो कुछ और रहा हूं, लेकिन मेरी जो पहले वाली बात है आपको बाद में सुनाई दे रही है, और मेरी आवाज और मेरे जो एक्सप्रेशंस है वो दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो वो जो लेटेंसी गड़बड़ हुई है उसका वो लोग यूज करते हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए। और इसके अलावा ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स को फास्ट करने के लिए डेवलपर इसका यूज करता है, जैसा मैंने बताया है। तो इसके अलावा जो कैचेज है, मार्लिन कैचेज का भी इनका एक सॉफ्टवेयर है, कंटेंट डिलीवरी इकोसिस्टम में वो काम आता है। मार्लिन जो गेटवे है वो एलो करता है क्लाइंट को कि ट्रेड सही ढंग से ट्रेड और नोड्स और माइनर्स वैलिडेटर्स का जो इकोसिस्टम जो भी इन्होंने सेट किया है वो अच्छे तरीके से एक फाइन लिटेंसी के साथ वो काम करे, और जो भी उसके ऊपर ब्लॉक्स वगैरह वो तो जल्दी जल्दी से माइन हो जाए, ताकि जितना जल्दी से माइन होगा तो वो ट्रांजैक्शन उतनी फास्ट काउंट होगी। जब ट्रांजैक्शन फास्ट काउंट होगी तो वैलिडेटर का जो ब्लॉक जल्दी से कवर हो जाएगा पूरा, और ब्लॉक कवर हो जाता है रिवार्ड मिलेगा। तो ऐसे ही इकोसिस्टम बहुत तेजी से करने के लिए मार्लिन पॉन्ड का यूज किया जाता है। अभी हम देखें कि मार्लिन पॉन्ड जो है काफी सारी जो ब्लॉकचेन के लिए कैपेबल है, बट अभी फिलहाल वो लिमिटेड ब्लॉकचेन के साथ काम कर रहा है, जिसका ओवरऑल जो बेनिफिट होता है वो ब्लॉकचेन को ही होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन को होता है या उन लोगों को होता है जो लोग ब्लॉकचेन से डाटा निकालने के लिए काम करते हैं या ब्लॉकचेन के अंदर डाटा डालने के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, गेमिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, और कुछ ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। एनीवे, अब मैं आई थिंक दिस इज एनफ फॉर अंडरस्टैंड इकोसिस्टम। अगर उसमें जाओगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, टेक्निकली में जाओगे। तो ये शॉर्ट शब्दों में मैंने आपको बताया। अब रही प्राइवेट सेल की बात। दोस्तों इनका जो 4 सेल प्राइवेट हुई थी और वो 4 साल के अंदर हुई थी, और जो 4 साल के अंदर जो प्राइवेट सेल हुई थी उसमें जो पार्टिसिपेशन था वो कॉइनबेस, बाइनांस, पेंटेरा, आर्लिंगटन कैपिटल और उसके अलावा इलेक्ट्रिक कैपिटल ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बड़े बड़े वेंचर्स हैं जिन्होंने इसमें अपना फंड लगाया था, और इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का कोई ICO IDO नहीं हुआ था। तो दोस्तों टोटल जो अगर देखा जाए तो इसके जो टोटल जो टोकन थे वो 10 बिलियन है, लेकिन जो 10 बिलियन मार्केट में आए नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत धीरे धीरे वो आ रहे हैं स्टेकिंग के जरिए, और जो स्टेकिंग का जो रिवार्ड है 21.8% का जो टोटल सप्लाई का इन्होंने अपने पास रख लिया। तो मतलब ये समझ लो कि इन्होंने, क्योंकि उनको रिवार्ड वगैरह देने हैं, तो 10 बिलियन जो है मैक्सिमम सप्लाई, उसमें से 21.8% इन्होंने रख लिया। तो समझ लो कि 2 बिलियन से ऊपर तो यहीं पे खत्म हो गई। इसके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने 4 बिलियन टोकन और निकाल लिए और लॉक कर दिए। जब भी वो ब्रिज यूज होगा या कुछ भी होगा तो ब्रिज के लिए वो परमानेंटली लॉक है। तो जब भी एक एम पॉन्ड को किया जाएगा, जब भी स्वैप किया जाएगा, तो 1 मिलियन टोकन जो पॉन्ड टोकन है उसको मिलेंगे। मतलब कोई भी इंसान अगर स्वैप करता है, उसके पास एम पॉन्ड है, एम पॉन्ड को वो कन्वर्ट कर सकता है ब्रिज की हेल्प से। 1 मिलियन पॉन्ड के बराबर 1 एम पॉन्ड होता है। ठीक है,
तो ये बाकी रहा, अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 बिलियन टोटल है और 21.8% की जो उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है, एलोकेशन स्टेकिंग के लिए, और 4 बिलियन कर लेते हैं तो आई थिंक जो 6 बिलियन के आसपास 6.18 बिलियन के आसपास जो टोकन है वो मार्केट से निकल जाते हैं और वो मार्केट में आते नहीं है। तो टोटल जो टोकन है 3.82 बिलियन 3.82 बिलियन के आसपास टोकन ही रहेंगे मार्केट में। तो जब ये 3.82 मिलियन ही टोकन मार्केट में है तो पोटेंशियल थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब इसका जो प्राइस देख लेते हैं दोस्तों, प्राइस इसका 0.007, ठीक है। अब और थोड़ा अगर नीचे देखते हैं तो ऑल टाइम हाई इसका 32 सेंट गया था, लेकिन 32 सेंट गया था और ये कितने साल पहले गया था, दिसंबर 21 के आसपास गया था। तो दोस्तों और ये भी देख लेते हैं कि मार्केट में कितनी टोटल जो सप्लाई है, वो टोटल जो सप्लाई तो 5 मिलियन ही है और मैक्सिमम 10 बिलियन है। तो दोस्तों ये समझ लो कि जितनी भी सप्लाई थी उतनी ही सप्लाई मार्केट में आ चुका है, किसी भी तरह का कोई और इन्फ्लेशंस वगैरह तो इसमें होने नहीं वाला। तो करंटली जो है वो सर्कुलेशन सप्लाई और टोटल सप्लाई टोटल बराबर है, मार्केट में भी आ गई, कोई हैवी इन्फ्लेशन भी नहीं होगा और कोई भी इसके टोकन को डंप नहीं कर सकता इजीली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहा है, 12.6% ही ऊपर है। ऑल टाइम लो जो था इसका 0.006 था। तो दोस्तों क्या इसमें पार्टिसिपेट लेना ठीक है? तो 0.32 को अगर हम डिवाइड करते हैं आज के प्राइस से, तो आज का जो प्राइस है 0.007 है। तो अगर हम देखें तो ये 45x डाउन है अभी के हिसाब से, लेकिन किसी भी तरह की और कोई सप्लाई इसने आनी नहीं है। और इसका यूज केस देखो, क्योंकि कंपटीशन और ज्यादा नहीं है इसका मार्केट में, और जो आने वाली जो रैली होगी वो जबरदस्त होगी, बिकॉज यूज केस वाले टोकन एक ऑल टाइम हाई बहुत अच्छा वाला क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर। हम ये मान के चलते हैं कि 1 बिलियन के आसपास अपना ये ऑल टाइम हाई एग्जैक्ट जो तो नहीं बता सकते, बट आइडिया लगा सकते हैं 1 बिलियन के आसपास मार्केट कैप अचीव कर लेगा तो इसका प्राइस $2 भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम कम से कम मानते हैं $1 भी चला गया तो अच्छा खासा हमें प्राइस एप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों किसी भी तरह से। अगर चला जाता है इसका 5 बिलियन मार्केट कैप बुल रन में आ जाती है तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, जिससे आपको एक अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपकी मर्जी है। आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छे एक्स दे सकता है आपको। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अभी कुछ भी समझ में ना आया तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।